दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत। आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार या राज कर रही थी, उस समय उनके ऑफिसर्स को उनकी जो नियुक्ति होती थी ना, वह निदेशक नामांकित करते थे, यानी इसे क्या बोलते थे, संरक्षण प्रणाली। फिर 1854 में मेकाले रिपोर्ट आई और उसके द्वारा योग्यता आधारित भर्ती का सूत्रपात हुआ। 1854 में ही लंदन में सिविल लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और 1855 से प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की शुरुआत हुई। सबसे पहले इन परीक्षाओं का आयोजन लंदन में ही किया जाता था। उस समय रीज़न क्या था कि वे चाहते थे कि भारतीयों का इस परीक्षा में कम से कम चयन हो, इसलिए आयु सीमा भी बहुत कम रखी गई, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष। इसके बाद 1922 से भारतीयों की जब मांग बढ़ती गई, तब इलाहाबाद में भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ। अब इलाहाबाद को क्यों चुना उन्होंने भारत में? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े हॉल थे। अब थोड़ा सा और इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम कि 1864 में सत्येंद्र नाथ ठाकुर, यह रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, यह पहले भारतीय बने जो आईसीएस परीक्षा में चुने गए। अब देखिए कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था थी। रॉयल आयोग, जिसे शाही आयोग या ली कमीशन भी कहा जाता है, उसने भी 1924 में सिफारिश की लोक सेवा आयोग की स्थापना की। इन सब की वजह से 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। उस समय इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे। तो इस प्रकार जो लोक सेवा आयोग बना, उसके पहले अध्यक्ष थे रोस बारकर। यहाँ आपको याद रखना होगा कि स्वतंत्र भारत में लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष H.K. कृपलानी थे, जो कार्यकाल की दृष्टि से 5वें थे। और उनके बाद गणतंत्र भारत यानी 1950 में उसके यूपीएससी के पहले अध्यक्ष R.N. मुखर्जी थे, जिनका क्रमांक 6 था। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है अरविंद जी सक्सेना, इनका कार्य ये 29वें नंबर पर है और इनका कार्यकाल अगस्त महीने में समाप्त होने वाला है। अब कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि 1935 का जो एक्ट था, उसमें संघ के लिए और प्रांतों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान थे। यह एक्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम एक्ट 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी हुआ और ये जो लोक सेवा आयोग था, यह फेडरल लोक सेवा आयोग में बदल गया और दिल्ली में भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत का जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, उसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को हुई। अब देखिए, ये जो यूपीएससी है ना, इसका उल्लेख संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक है। यूपीएससी एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यहाँ पर स्वायत्त का अर्थ ये है कि अपने इसके अधिकार में कार्यपालिका की कोई दखल अंदाजी नहीं है, ताकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य कर सके। इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न अनुच्छेद। सबसे पहले अनुच्छेद 315, इसमें प्रावधान है कि संघ के लिए और राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोगों की स्थापना का मतलब व्यवस्था रहेगी। अनुच्छेद 316 में आते हैं, इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में प्रावधान दे रखे हैं। अब ये जो यूपीएससी के गठन, सेवा शर्तें, संख्या और उन अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, ये निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। राज्य के मामले में यही शक्ति उस राज्य के राज्यपाल को है। अब यहाँ पर देखिए कि संख्या सामान्य तौर पर 9 से लेकर 11 हो सकती है। वर्तमान में एक अध्यक्ष हैं और 10 सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें योग्यता के बारे में विशेष तौर पर कुछ कहा नहीं गया है, यह राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। लेकिन न्यूनतम आधे सदस्यों को कम से कम 10 साल तक
भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा का अनुभव होना चाहिए। जहां कार्यकाल की बात आती है तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी हो जाए यूपीएससी के मामले में, चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो। वहीं जब राज्य की बात आती है तो वहां पर कार्यकाल की अधिकतम अवधि तो 6 वर्ष ही है, लेकिन जो उम्र की सीमा है वह अधिकतम 62 वर्ष रखी गई है। अब ये अगर त्यागपत्र देना चाहे अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले ही तो राष्ट्रपति जी को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष का, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का भी प्रावधान है, ये पावर भी राष्ट्रपति को है। सामान्य तौर पर वरिष्ठतम सदस्य को ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है। ऐसा 2 परिस्थिति में राष्ट्रपति जी करते हैं, एक तो पद रिक्त हो या फिर जो अध्यक्ष है वह स्वास्थ्य या किसी कारणवश अपना कार्य नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जैसे ही वो अपना कार्य फिर से करना शुरू कर देते हैं तो फिर कार्यवाहक अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसी में अगला देखिए अनुच्छेद 317, इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन के बारे में प्रावधान दे रखे हैं। अब यहाँ देखिए कि हटाना, यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2 शब्द आते हैं, हटाना और बर्खास्त करना। हटाने में यह है कि संबंधित व्यक्ति भविष्य में किसी सरकारी पद को पाने के लिए योग्य रहता है, और बर्खास्तगी का मतलब है कि इस पद से तो हटा दिया, भविष्य में सरकार के अधीन कोई अन्य पद भी ग्रहण करने के योग्य नहीं रहता है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं कि कब कब हटाया जाता है। जब वो अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया हो गए हों, अन्य नियोजित हो गए, यानी उन्होंने कहीं अन्य वेतनिक नौकरी कर ली हो, अक्षम हो, शारीरिक या मानसिक रूप से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हो, ऐसी स्थिति में उन्हें हटाया जाता है। बर्खास्त कब किया जाता है? कदाचार के मामले में। इसमें अनुच्छेद 145 के तहत ये प्रावधान है कि कदाचार के मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से बर्खास्त करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, यानी उनकी सलाह के बाद आपको हटाना ही पड़ेगा। जब तक ये जांच चलेगी ना कदाचार के मामलों की, तब तक राष्ट्रपति जी चाहे तो अध्यक्ष और सदस्य को उनके पद से निलंबित कर सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 318 में दे रखा है कि सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति, यह भी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है और राज्य के मामले में यही शक्ति राज्यपाल को दी गई है। अनुच्छेद 319 तो आर्टिकल 319 है, इसके तहत यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद पद पर बने रहने पर रोक लगाई गई है, अर्थात पुनर्नियुक्ति पर रोक है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यूपीएससी के सदस्य हैं ना, वह अन्य राज्य के यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं या यूपीएससी के ही अध्यक्ष बन सकते हैं। और जब ये वापस से अध्यक्ष बनेंगे ना, तो उनका कार्यकाल पुनः 6 वर्ष होगा या अधिकतम यूपीएससी के संदर्भ में अधिकतम 65 वर्ष की आयु होने तक, और किसी स्टेट की पीएससी के अध्यक्ष बनने की स्थिति में अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरी हो तब तक का कार्यकाल रहेगा। यह व्यवस्था यूपीएससी को उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए की गई है, ताकि वो किसी प्रलोभन में नहीं आए। अब अगला आप देखिए अनुच्छेद 320, इसमें यूपीएससी के कार्य दिए गए हैं। याद रखिएगा, यूपीएससी को मेरिट सिस्टम का प्रहरी बताया गया है। अब मेरिट सिस्टम यानी योग्यता प्रणाली भारत सरकार का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। अब क्या क्या कार्य है देख लेते हैं। एक तो यह जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं और केंद्रीय सेवाएं हैं और यूनियन टेरिटरीज अर्थात संघ शासित जो क्षेत्र हैं वहाँ की सेवा के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वह जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो अंग्रेजों के समय से जो चली आ रही थी वो 2 ही थी, आईसीएस और आईपीएस। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसका वर्तमान में नाम आईएएस कर दिया गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज। 1966 में तीसरी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया गया है, जिसे भारतीय वन सेवा कहा जाता है।
वर्तमान में न्यायिक सेवा को भी अखिल भारतीय सेवा बनाने का बारे में जो विचार वगैरह चल रहे हैं। अब यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं में क्या अंतर है। अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं दोनों की नियुक्ति वगैरह सारे जो है अनुशासनात्मक मामले, सारे जो भी उनके मैटर है, सारा नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन ही रहता है। लेकिन जहां केंद्रीय सेवा के कार्मिक या अधिकारी सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन पदों पर ही नियुक्त होते हैं, वहीं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के नियंत्रण में भी उनके अधीन भी पदों पर उनकी नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन याद रखिए, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भारत में चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन काम करें या राज्य सरकार के अधीन, उनका वेतन हर जगह एक जैसा ही होता है और उनके अनुशासनात्मक कार्रवाई वगैरह सारे जो अधिकार है वह केंद्र सरकार के पास ही होती है, राज्य सरकार केवल अनुशंसा कर सकती है। अब यहाँ पर हम आगे जा रहे हैं कि ये जो हमने पढ़ा था भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना है, यूपीएससी के कार्य में हम पढ़ रहे हैं, साथ ही पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण। इसके अलावा 2 या अधिक राज्य के लिए संयुक्त भर्ती की जो योजना है वह योजना बनाना या फिर उसके प्रवर्तन में सहयोग करना। प्रवर्तन मतलब लागू करना। अब यहाँ पर एक और देखिए कि यदि राज्यपाल अनुरोध करे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से यूपीएससी राज्यों को कुछ या सभी मामलों में सलाह दे सकती है, परामर्श दे सकती है। अब यूपीएससी के कुछ परामर्श संबंधी क्या अधिकार है, किन किन मामलों में। एक तो भर्ती की पद्धति कैसी हो, ये आप देख सकते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया कैसी हो। प्रोन्नति यानी पदोन्नति, पदोन्नति भी यूपीएससी के परामर्श के बाद ही होगी। इसके साथ ही एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के समय अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में भी परामर्श देती है। देख लीजिए, साथ ही प्रतिनियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता के बारे में भी परामर्श देती है। अनुशासनात्मक मामले, अब अनुशासनात्मक मामलों में क्या क्या चीजें आती, एक तो निंदा, दूसरा है वेतन वृद्धि रोकना, तीसरा है यदि अपने कर्तव्य से संबंधित अधिकारी कोई कार्य कर रहा है और उस पर कोई कानूनी मामला चले या उसके जो खर्च होता उसकी प्रतिपूर्ति, उसकी भरपाई यानी धन हानि की पुनः प्राप्ति के मामलों में भी। साथ ही किसी की कैंडिडेट की पदोन्नति रोकना हो, पदावनति करना हो, दोनों अलग अलग। एक तो पदोन्नति हो रही है और उसको रोक लेना, और एक ऑलरेडी जिस पद पर है उस पद से निचले पद पर ले जाना, उसको हम कहेंगे पदावनति। फिर देख लीजिए, सेवा से हटाना, बर्खास्त करना। अब बर्खास्त करना और हटाना मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूं। जब सेवा से हटाया जाता है इसका मतलब इस पद से तो हटा दिया, लेकिन भविष्य में किसी अन्य सरकारी पद के लिए वह योग्य रहता है। और बर्खास्त करना मतलब इस पद से तो हटाया, अब भविष्य में किसी अन्य सरकारी पद के लिए भी वह योग्य नहीं रहेगा, अपात्र माना जाएगा। अब देखिए, पेंशन संबंधी मामले, अधिकारी या कार्मिक सरकारी कर्तव्य से संबंधित अपना कार्य कर रहा है और उस दौरान वो घायल हो गया हो तो उसकी पेंशन या उन मामलों में भी सलाह देते हैं। किसी कार्मिक का सेवा विस्तार करना और अन्य कार्मिक मामले, इन सभी मैटर्स पर भी यूपीएससी का परामर्श लिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, ये उपबंध मार्गदर्शक है, अनिवार्य नहीं। यानी सलाह ली जाती है, उन सलाह को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और है, देख लीजिए। राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे से किसी भी पद, सेवा और विषय को बाहर कर सकता है और इसके लिए उसे यूपीएससी से परामर्श लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ यह अनिवार्य रहेगा कि वह इस तरह के जो विषय है उसको संसद के दोनों सदनों में रखे। हाँ, संसद चाहे तो राष्ट्रपति के उस आदेश को संशोधित भी कर सकती है और खारिज भी कर सकती है। देखिए, कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें कुछ नियुक्तियों में यूपीएससी से परामर्श नहीं लिया जाता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से मामले हैं। एक तो पिछड़ी जाति से संबंधित जो पद है उनकी नियुक्ति में कोई परामर्श नहीं लिया जाता है। एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित पदों के जो मामले हैं, एक जो अस्थायी पदों पर नियुक्ति है, साथ ही आयोग है या कोई प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के मामले हो, उच्च राजनयिक पद हो तथा
ग्रुप सी और डी के अधिकतर पदों पर नियुक्ति के मामले में यूपीएससी से परामर्श नहीं लिया जाता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 321। यूपीएससी के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति भारतीय संविधान ने संसद को दे रखी है, यानी संसद यूपीएससी के कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। फिर देखिए कि अगर इसी तरह का मामला किसी स्टेट पीएससी से रिलेटेड हो तो उसमें यह अधिकार उस राज्य के विधानमंडल को दिया हुआ है। अब अनुच्छेद 322 में यूपीएससी के खर्च संबंधी प्रावधान दे रखे हैं। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनका जो वेतन और भत्ते हैं वह भारत की संचित निधि पर भारित है। यहाँ पर संचित निधि पर भारित होने से तात्पर्य है कि संसद में उन पर बहस की जा सकती है लेकिन मतदान नहीं किया जा सकता है। यह जो हमारा दूसरी अनुसूची है उसमें उल्लेख है। अब देखिए वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह है, जो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समतुल्य है। वहीं अन्य सदस्यों का वेतन 2.25 लाख रुपये प्रति माह है, जो भारत सरकार के सचिव स्तर के समतुल्य है। अब अनुच्छेद 323 जिसमें प्रतिवेदन, तो यूपीएससी हर साल अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगी। राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदन में रखवाएगा। यूपीएससी द्वारा जो इसकी जो प्रकृति इसके कार्यों की वह सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यदि किसी सलाह को सरकार ने नहीं माना तो कारण बताना पड़ेगा और कारण बताने के बाद ही वह रिपोर्ट संसद में पेश होगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कोई भी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग यूपीएससी की अनुशंसा को सिफारिश को खारिज नहीं कर सकता है। ये जो कोई सिफारिश सरकार द्वारा अस्वीकृत की जाती है तो उसे कैबिनेट की नियुक्ति समिति से स्वीकृत कराना जरूरी है। मतलब कैबिनेट समिति है, कैबिनेट स्तर की जो नियुक्ति समिति है ना, वह यूपीएससी की किसी सिफारिश को अगर सरकार ने अस्वीकार किया है तो वह उस पर सहमति देगी, तभी सरकार उस सिफारिश को अस्वीकार कर सकेगी। यहाँ पर और ध्यान रखिए कि यूपीएससी अपना कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी दबाव प्रभाव के कर सके, इसलिए उसे संवैधानिक सुरक्षाएं मिली हुई है। क्या क्या है वो स्वतंत्रता, हम देख लेते हैं। एक तो पदावधि की सुरक्षा, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को संविधान में जो वर्णित आधार है उनके अलावा किसी अन्य तरीके से अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है। साथ ही उनकी सेवा शर्तों में उनके कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी उनके लाभ को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। साथ ही उनका जो वेतन भत्ते हैं ना, वो संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, बता ही चुके हैं कि उस पर संसद में बहस हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता है, ताकि वो किसी राजनीतिक दबाव प्रभाव से मुक्त रहे। इसके अलावा उनके अन्य नियोजन पर रोक लगाई गई है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि 1979 में AR किदवई जो यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी राज्यपाल पद पर जो नियुक्ति की गई उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल को संवैधानिक पद माना है, नियोजन नहीं माना है। अब एक और बिंदु हम देख लेते हैं कि यूपीएससी का सचिव सामान्य तौर पर IAS स्तर के अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति, वेतन भत्ते आदि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल यूपीएससी के अध्यक्ष ही कर सकते हैं। वर्तमान में यूपीएससी की जो सचिव है सुमेधा मिश्रा। अब एक और बिंदु याद रखिए कि हम जानते हैं कि यूपीएससी तो क्या हो गया, भारत सरकार का केंद्रीय भर्ती अभिकरण। वहीं भारतीय सरकार का केंद्रीय कार्मिक अभिकरण कौन है? वह है केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय। ठीक है, इस वीडियो को बनाने में मेरे भतीजी और भतीजे विंसी और हर्ष लुणावत का बहुत सहयोग रहा। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद।